सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है ऑपरेशन मैनेजमेंट की। तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसको कवर करेंगे। उसके जो भी हमारे बीटीई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है। तो ऑपरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ एक्ट्स है जिससे हमें जिसको यूज़ करके हमें कुछ जो भी डिज़ायर्ड आउटकम होता है, जो भी आउटकम हमें चाहिए होता है, उसको हम गेट कर सकते हैं, वो हमें मिल सकता है। अब ये सेट ऑफ फैक्ट्स में हम 4 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं, उनसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये होते हैं मैन मशीन यूनिट एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन मशीन यूनिट। ठीक है। इसको हम वीडियो के एंड में एक जो डायग्राम है उससे समझेंगे, एक टेबल से समझेंगे। तो अब आती है अगला जो टॉपिक आता है वो होता है ऑपरेशन रिसर्च का। ऑपरेशन रिसर्च से हमारा क्या मतलब है? तो देखो, एक डिज़ायर्ड आउटकम को गेट करने के लिए, मतलब कि जिस टाइप का आउटकम हमें चाहिए, आउटपुट हमें चाहिए, उसके लिए जो ऑपरेशन है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, प्रोडक्टिव और क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा वो प्रोसेस है, जो भी हमारी प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब है कि बेस्ट होनी चाहिए। तो ऑप्टिमम ऑपरेशन को अचीव करने के लिए कुछ साइंटिफिक रिसर्च हमें करनी पड़ती है, और ये जो हम रिसर्च करते हैं इसी को हम ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि सबसे पहले हम एक अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, एडमिन, फाइनेंस, टेक्निकल। ठीक है। सेकेंड, हम क्या करते हैं, जो नई नई प्रॉब्लम्स होती है ना, जो न्यू प्रॉब्लम्स होती है उनको अनकवर करते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझो कि आप जैसे लेथ पे काम कर रहे हो और आपसे उसमें कोई फॉल्ट हो गया, कोई गलती हो गई, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई उस मशीन में। तो आपको उसको हाइड नहीं करना। ये नहीं है कि ये गलती मेरे से हुई होती है, मैं उसको मतलब हाइड कर लेता हूँ, कोई दूसरा देखेगा तो उसकी ऐसा लगेगा कि उसकी वजह से हुई है। ऐसा नहीं करना, आपको वो अनकवर करनी है, क्योंकि उस छोटी सी गलती की वजह से आपका जो आगे के प्रोडक्ट हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो आपको वो हाइड नहीं करनी, अनकवर करनी है। ठीक है। फिर तीसरा आती है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ डिसीजन। क्वालिटी ऑफ डिसीजन में इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जैसे कि आपका कोई सीनियर है, उसने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन करेक्ट नहीं था, सही नहीं था। तो आपको उसको बताना है कि आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है अपने डिसीजन में। ऐसा नहीं है कि ये सीनियर है तो ये जो बोलेगा वो सही ही होगा, उससे भी कुछ गलती हो सकती है। तो आपको उसको बताना है कि आपसे ये गलती हुई है और आपको ये चीज़ इसमें इम्प्रूव करनी है। ठीक है। फिर आता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। हमें कंप्यूटर का यूज़ करना है क्योंकि वो हमें एक्यूरेट इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। फिर फिफ्थ आता है क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है कि देखो, एक एक प्रॉब्लम होती है ना, उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन होने चाहिए, क्योंकि एक सिंगल सॉल्यूशन से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिंगल सॉल्यूशन से। ठीक है। जो लास्ट वन है वो है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना है हमें। जैसे कि कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें यूज़ करना है अ, जब भी हम प्रॉफिट लॉस या फिर फोरकास्टिंग को कैलकुलेट करेंगे, तब हमें कुछ फॉर्मूलेज को यूज़ करना होता है। ठीक है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब आती है कुछ स्कोप। जो ऑपरेशन रिसर्च होता है उसका कुछ स्कोप। तो उसका सबसे पहला स्कोप है इंडस्ट्री में। हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जो हमारे वेरियस ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। सेकेंडली, हम डिफेंस में इसको यूज़ करते हैं। डिफेंस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंटेलिजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था यूज़ करते हैं हम इसमें। फिर थर्ड आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है तब हम इसको यूज़ करते हैं, और जब हमें वेरियस प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, उनकी एलोकेशन करनी होती है, उनको एलोकेट करना होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आता है प्लानिंग। जो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उसको हम इस उसमें हम इसको यूज़ करते हैं पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम ग्रोथ जितनी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। फिर जो लास्ट आती है वो है पब्लिक यूटिलिटीज़। पब्लिक यूटिलिटीज़ में आ जाती है शॉपिंग मॉल्स वगैरह। इनमें भी हम इनको ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब आती हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। तो देखो, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अगर अगर हमें रन कराना है तो हमें कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इन्हीं ऑपरेशंस को बिजनेस ऑपरेशंस कहते हैं। जो ये बिजनेस ऑपरेशंस हैं इनको बिजनेस प्रोसेस भी बोलते हैं। तो
इस ये ना तीन तरह के ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट ऑपरेशन, फिर ऑपरेशनल प्रोसेस एंड फिर सपोर्टिंग ऑपरेशन। जो मैनेजमेंट ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की टॉप अथॉरिटी होती है उसके द्वारा उसके द्वारा जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए जाते हैं उनको मैनेजमेंट ऑपरेशन बोलते हैं। अब ये इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे कि एक नई पॉलिसी बनानी है हमें, तो एक नई जो नई पॉलिसी बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अथॉरिटी में, वो जो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप अथॉरिटी होती है वो बनाती है। ठीक है, वो करनी है, या फिर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एनहेंस करने के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है, तो मतलब जो भी टॉप अथॉरिटी जो भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगी उनको मैनेजमेंट ऑपरेशन बोलेंगे। दूसरी आती है ऑपरेशनल प्रोसेस। ये वो प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स। ठीक है, फिर लास्ट आती है सपोर्टिंग ऑपरेशंस। ये वो ऑपरेशन होती है जो भी हमने ऊपर दो ऑपरेशन पढ़े हैं, मैनेजमेंट ऑपरेशन और ऑपरेशनल प्रोसेस। इन दोनों के दौरान जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन ज़रूरी होता है, हमें रिक्वायर होता है, उसको सपोर्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग या फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट या एचआर स्टाफ, और आईटी सपोर्ट जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो। ठीक है, अब आती है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग एंड ट्रेडिंग। ये सब क्या है, ये तीनों जो हैं ये प्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट हैं ये। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, परचेज करते हैं और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो मेजर मेजर प्रोसेस होता है वो प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन का होता है। इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि देखो हमें नया एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, एक नया प्रोडक्ट बनाना है, और हमें रॉ मटेरियल भी खरीदना है। तो सबसे पहले हम खरीदेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, फिर मतलब बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरेगा, तो टाइम तो लगेगा इसमें ज़्यादा। इसमें जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग गुड्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब। अब आती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये हमें प्रोवाइड नहीं, मतलब हमें ये क्या प्रोवाइड, हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है, कोई हमें प्रोडक्ट नहीं देती, सर्विस प्रोवाइड कराती है एज एन ऑक्यूपेशन या फिर बिजनेस। ठीक है, इसमें जो मेजर प्रोसेस होती है, द मेजर प्रोसेस इज टू प्रोवाइड सर्विस एट द पॉइंट ऑफ कंजप्शन ऑफ द कस्टमर। इसमें जो टाइम कंज्यूम होता है ना वो कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है। मतलब कि कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इसमें टाइम लगाना चाहता है, कितने टाइम तक वो सर्विस को अ, लेना चाहता है। इसमें टोटल कॉस्ट देखो, टोटल कॉस्ट तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई सर्विस में कोई इन्वेंट्री नहीं होती। तो जो टोटल कॉस्ट होता है ना वो टोटली कस्टमर की डिमांड पर डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल है जैसे टेलीफोन एक्सचेंज है, बैंक है, होटल्स है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब। ठीक है, अब आती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसमें ना तो हम सर्विस देते कुछ, मतलब ना तो हम कोई सर्विस देते ना ही हम कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं, हम प्रोडक्ट को, गुड्स को खरीदते हैं और उनको बेचते हैं बिना किसी प्रोसेसिंग के। ठीक है, ये एक तरह से रिटेल्स हो गया, जैसे रिटेलर का काम होता है ना, वो उन्हीं का जैसा हो गया, हमने प्रोडक्ट खरीदा कोई और उसको बेच दिया आगे। इसमें जो मेजर प्रोसेस होती है वो प्रोक्योरमेंट और सेल्स की होती है। इसमें कम टाइम लगता है क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं है, हमें सिर्फ खरीदना और बेचना है, तो इसमें टाइम कम लगता है। इसमें जो टोटल कॉस्ट होती है ट्रेडिंग की वो होती है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स प्लस परचेजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेडेड गुड्स। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स है वो मंडी, रिटेलर, स्टोर, मार्केट, ये सब है। ठीक है, तो अब आती है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मेनली तो दो तरह से डिवाइड है, एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन, दूसरा इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन है वो फर्दर दो पार्ट में सब डिवाइड है, पहला मास प्रोडक्शन, दूसरा प्रोसेस प्रोडक्शन। जो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक जॉब प्रोडक्शन, दूसरा बैच प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मास प्रोडक्शन।
मास प्रोडक्शन में क्या होता है, मास प्रोडक्शन में हम एक स्टैंडर्डाइज पार्ट से कंपोनेंट बनाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं लार्ज स्केल पे। जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है मटेरियल्स का, मशीन का, प्रोडक्ट का या प्रोसेस का, वो एक बेसिक फीचर होता है किसी मास प्रोडक्शन का। ठीक है। इसको हम उन इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करते हैं जहाँ पे हमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन चाहिए होती है। ठीक है। अब हर प्रोडक्शन, हर प्रोसेस के कुछ मेरिट और डिमेरिट होते हैं, मतलब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अब जैसे कि इस मास प्रोडक्शन का जो एडवांटेज है वो है कि हमें हाई क्वालिटी मिलती है, क्योंकि हमें स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं इसमें, हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो हमें हाई क्वालिटी मिलती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट काफ़ी लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर डिमेरिट क्या है इसकी, डिसएडवांटेज क्या है कि ये देखो, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी हाई है। ठीक है। अब आती है दूसरा, प्रोसेस प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन हमें कैसे मिलती है, वो हमें मिलती है जब हम ऑपरेशन का कॉन्टिन्यूस और स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस करते हैं। मतलब कि प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द continuous and standardized sequence of operations। इसमें क्या होता है, इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हम एक सिंगल कंपोनेंट, एक सिंगल प्रोडक्ट पर बहुत सारी बल्क प्रोसेस करते हैं, मतलब बहुत सारी प्रोसेस करते हैं हम एक सिंगल ऑपरेशन पर, एक सिंगल प्रोडक्ट पर। एग्जाम्पल के तौर पे क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल को हम पेट्रोल भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डीजल में भी कर सकते हैं, केरोसिन में भी, तार, कोल, नेचुरल गैस, मतलब काफ़ी सारे फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। तो यही है कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट पे काफ़ी सारी प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसी को प्रोसेस प्रोडक्शन कहते हैं। इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो मास प्रोडक्शन के सेम है, जो मास प्रोडक्शन में थे वही है। ठीक है। अब आती है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में क्या होती है कि हम एक सिंगल कंप्लीट यूनिट को बनाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स या प्रोसेस को यूज़ करके। इनको तो हम करते हैं, साथ में इसमें होता है कई कस्टमर के ऑर्डर में, मतलब कि हम किसी के पर्टिकुलर बंदे के, किसी पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर पे हम कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं इफ़ेक्टिवली। ये एक तरह का स्पेशल ऑर्डर है प्रोडक्शन का, एक स्पेशल टाइप है प्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, इसमें हर जॉब जो होती है, हर जॉब डिफरेंट होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि शिप्स की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग है, एरोप्लेन्स की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये है। इसका जो एडवांटेज है वो है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है, और ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब है कि हम कोई भी प्रोसेस किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं इस वजह से। ठीक है। अब आता है डिमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेज क्या है। जो प्रोडक्शन का सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसमें। फिर इसमें स्टोरेज हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। फिर तीसरा है, इसमें इन्वेंट्री हमें काफ़ी हाई रिक्वायर होती है। अब जो लास्ट आता है, अब आती है बैच प्रोडक्शन। अब बैच प्रोडक्शन क्या होती है, इसमें जो हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो स्मॉल या फिर लार्ज बैचेस या फिर लोड में करते हैं इंटरवल पे, एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन में। सीरीज ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है कि इसमें, इस प्रोडक्शन में हम कुछ सीरीज यूज़ करते हैं, कुछ ऑपरेशंस की सीरीज यूज़ करते हैं हर प्रोडक्ट पे। ह- इसमें हम क्या करते हैं, हम हर ऑपरेशन जो एक लोट है, एक पूरी लोट है, एक लोट के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं। जैसे मान लो कि 100 प्रोडक्ट आते हैं एक लोट में। उसमें हमने ड्रिलिंग करनी है, बोरिंग करनी है, रीमिंग करनी है उन 100 प्रोडक्ट्स पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सुबह हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं, उसमें हम 100 पे पूरे पे सबसे पहले ड्रिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद बोरिंग करेंगे, फिर रीमिंग करेंगे। मतलब कि हम पूरी लोड पे एक ऑपरेशन करेंगे एक टाइम पे। जब वो ऑपरेशन सभी प्रोडक्ट पे ख़त्म हो जाएगा तब हम दूसरे ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। जबकि मास प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो हम एक प्रोडक्ट को पहले कंप्लीट करते हैं, मतलब उस पर ड्रिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, रीमिंग करते हैं, देन फिर दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं। लेकिन बैच में इससे थोड़ा उल्टा है। इसमें हम सारे जो हमारी लोट में जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे हम एक ऑपरेशन करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर जब वे कंप्लीट हो जाएंगे फिर तीसरे को करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। इसका जो एडवांटेज है बैच प्रोडक्शन का वो है, इसमें हमें प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है,
और लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है हमें इसमें। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्टोरेज हमें काफ़ी लार्ज चाहिए, काफ़ी बड़ा स्टोरेज चाहिए हमें, कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि हमें तीनों जो है, जो हमारे तीनों ऑपरेशंस है उनको हमें एक एक करके पूरी लोड पे लगाने हैं, तो थोड़ा लार्ज बन जाता है। फिर तीसरा इसमें इन्वेंट्री भी हमें हाई चाहिए। अब आती है नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो नेसेसिटी क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल की? ये है, इससे हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कस्टमर को, प्रोड्यूसर को, स्टेक होल्डर्स को, इन सबको। तो सबसे पहले कस्टमर को जो हमें जो बेनिफिट्स मिलता है वो होता है कि कस्टमर से एक रीजनेबल वैल्यू चार्ज होती है इसमें, बस। मतलब जो वैल्यू हम चार्ज करते हैं वो रीजनेबल होती है। कोई आलतू फालतू चीज़ें हम नहीं लगाते, कोई आलतू फालतू चीज़ें उनसे चार्ज नहीं करते। ठीक है। प्रोड्यूसर और स्टेक होल्डर को क्या बेनिफिट होता है इससे? उनको होता है कि एम्प्लॉयज़ को बेटर वेज मिलता है, और स्टेक होल्डर्स के बीच में बेटर डिविडेंड होता है। ये इसका बेनिफिट है। फिर आती है, ये जॉब सिक्योरिटी और गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराता है। देन जो नेशन होता है, नेशन एक मतलब ज़्यादा स्टेबल बन जाता है अगर हम इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को यूज़ करेंगे, तो नेशन ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ रेज, जो लाइफ है वो रेज होती है। ये तो होगी नेसेसिटी, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। अब आती है फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के कुछ फंक्शंस है अलग अलग, जैसे कि प्लानिंग, रूटिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड इंस्पेक्शन। अब आता है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्या बताता है हमें? ये हमें हमारे किसी प्रोडक्ट की लाइफ और डेथ बता, बर्थ और डेथ बताता है। बर्थ और डेथ, जो इसमें बर्थ का है, बर्थ का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, बर्थ का मतलब है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से, और जो डेथ का मतलब है वो है प्रोडक्ट की वेस्टिंग से। इसको हम एक चार्ट से समझते हैं, कि जो आप चार्ट देख रहे हैं अभी, इसमें चार टर्म है। जो है हमारा चार्ट है, ये हमारी प्रोडक्ट की जो उसके वेरियस फेसेस होते हैं उसमें अलग उसकी सेल के बारे में बताता है। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, इसमें चार टर्म्स हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो ये इनसे क्या मतलब है, इनको मैं अभी डिटेल में समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, जो हमें बनाना है, उसकी प्लानिंग में होती है। उसके मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो प्लानिंग हमें करनी होती है वो इंट्रोडक्शन के अंडर आती है। अब इसमें प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले टैग टैग नेम, जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग। फिर आईएसओ सर्टिफिकेशन, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी लेवल को हम करते हैं। फिर आता है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फिर हम उसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट की। फिर आता है हम डिस्ट्रीब्यूटर को चूज़ करते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, उससे हम डिस्ट्रीब्यूटर को चूज़ करते हैं। फिर आता है प्रमोशन, हम प्रमोशन से यहाँ मतलब है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि हमें कोई भी प्रोडक्ट हमें जब लॉन्च करना होता है, हम लॉन्च करते हैं तो हम उसका प्रमोशन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें और सेल बढ़े हमारी। इस पीरियड में क्या होता है, जो इंट्रोडक्शन वाला पीरियड होता है उसमें सेल ज़ीरो से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके बढ़ती है। ठीक है। तो फिर इसके इंट्रोडक्शन के बाद जो फेज़ आता है वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, इस टाइम पीरियड में जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो इन्वॉल्व होती है। मतलब इसमें हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें क्या होती है, सपोर्ट सर्विस, जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंशिंग या एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्राइसिंग में मेंटेन होती है, कि फिक्स प्राइस की हम इतने, मतलब इतने प्राइस में हमें प्रोडक्ट बनाना है, वो फिक्स करते हैं हम। प्रमोशन होता है हमारा, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं हम, कि हमें प्रमोशन कैसे करना है, किस एरियाज़ में हमें ज़्यादा प्रमोशन करना है, ऐसे। इस पीरियड में जो हमारी सेल होती है वो एकदम से बढ़ती है, इंट्रोडक्शन पीरियड के मुकाबले ज़्यादा रैपिडली बढ़ती है। अब जो थर्ड टर्म आती है, जो थर्ड फेज़ आता है वो आता है मेच्योरिटी का। मेच्योरिटी का मतलब होता है कि इस फेज़ में, इस टाइम पीरियड में जो हमारा प्रोडक्ट है वो हर जगह पे, लगभग हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहाँ जहाँ पे हमने उसको इंट्रोडक्शन में प्लान किया था, मतलब इंट्रोडक्शन वाले फेज़ में हमने प्लान किया था, वहाँ पे हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता होता है हमारा प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम
कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट में, ताकि वो कॉम्पिटिटर्स के जो प्रोडक्ट है उनसे डिफरेंशिएट हो, उनसे कुछ एक्स्ट्रा दे। इस टाइम पीरियड में इस टाइम पीरियड में जो हमारी सेल होती है प्रोडक्ट की, वो मैक्सिमम तक पहुंचती है। मतलब ग्रोथ में मतलब ग्रोथ के बाद जो मैच्योरिटी आती है उसमें जो हमारी सेल होती है प्रोडक्ट की, वो मैक्सिमम होती है। फिर जो लास्ट फेज आता है वो होता है डिसलाइन। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है, या फिर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो कुछ मॉडिफाइड प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है, जो हम हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर हम थोड़ा कॉस्ट कम कर देंगे तो शायद हमारी जो सेल है वो थोड़ी बढ़ सके। एंड कंटिन्यू ऑफ द ऑफर। इस टाइम पीरियड में जो सेल है हमारे प्रोडक्ट की, वो कंटिन्यूसली कम होती रहती है, लेकिन ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि हमने कॉस्ट कम कर दिया तो वो ज़ीरो नहीं होती। तो वो थोड़ी कम, वो मतलब बाकी फेजेस के मुकाबले कम होती रहती है हमारी, कंटिन्यूसली कम होती है, और एक टाइम पे आके वो हो जाती है बंद। वो तो फिर जब प्रोडक्ट बंद होता है वो तो हो ही जाती है। हाँ, तो अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको कुछ समझाऊंगा एंड में। तो यहाँ पे अब आता है कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ऑपरेशन सिस्टम, कि एक ऑपरेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है, क्या करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिंपल, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ये है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको हमें कुछ आउटकम्स, कुछ आउटपुट में, या फिर कुछ यूज़फुल आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है। अब इनपुट के तौर पे जैसे हमारे पे लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट है, इनको हम कुछ जो भी एडजस्टमेंट चाहिए होगी हमें, वो करके हम इसमें कन्वर्जन प्रोसेस प्रोसेस के थ्रू आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट बनाएंगे। तो इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो आउटपुट में सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट नीडेड जो होती है हमारी, वो करनी होती है। फिर एक कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू हम इसको भेजते हैं, जो भी प्रोसेस होती है हमारी उस प्रोडक्ट को, उस आउटपुट को बनाने के लिए। फिर मॉनिटरिंग द आउटपुट, मतलब जो आउटपुट हमारा कन्वर्जन प्रोसेस से बना उसमें मॉनिटर करते हैं हम। अगर वो इन इस पे खरा उतरता है, अगर वो इन जो भी हमारे वो होते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं उन पे खरा उतरता है, तो फिर वो हमारा आउटपुट, मतलब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। नहीं तो फिर हम उसको दोबारा से एडजस्टमेंट नीडेड पे भेज देते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, कंपैरिजन एक्चुअल डिजायर्ड, इससे शो किया हुआ है। फिर इसमें थोड़ी हमें एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद फिर से कन्वर्जन प्रोसेस में भेजते हैं। फिर हमारा जो है आउटपुट में जो हमारा प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसमें चला जाता है। तो ये कुछ इसका चार्ट था। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट आप शायद समझ ही गए होंगे अब। ये सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो यही है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना है, और एक डिज़ायर्ड आउटकम, एक यूज़फुल आउटकम में उसको, एक यूज़फुल आउटपुट में उसको हमें कन्वर्ट करना है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब है कि हमें मिनिमम आउट इनपुट को यूज़ करना, मैक्सिमम आउटपुट लेना है। मिनिमम इनपुट को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सभी को इसकी ज़रूरत है।